हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है उसके विषय में होगा। इसके अलावे इस अर्थक्वेक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, साथ ही साथ किसी भी अर्थक्वेक का जो इंसिडेंट होता है उसकी घटनाएं कैसे घटित होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी भी अर्थक्वेक से संबंधित एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होगा उन सभी को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8 सितंबर को जब भारत में तैयारी चल रहा था G20 बैठक का और वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स थे वे भारत आ रहे थे और उसी बीच में 8 सितंबर को अर्थक्वेक हिट कर गया। ठीक है, मोरक्को में। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड था ना वो 6.8 था। मैग्नीट्यूड बेसिकली वो होता है जिसका स्ट्रेंथ कह सकते हैं, अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ था, ताकत था, वो 6.8 रिएक्टर स्केल पे था। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक था और इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि इसका आप मास डिस्ट्रक्शन यहां देख सकते हैं। ठीक है, मोरक्को के बाद आप सबसे पहले देखेंगे यहां पर स्थिति क्या बन गई है। ध्यान रखने की बात यह है कि वहां पर इंसिडेंट इतना खतरनाक हो गया है कि वहां पर लोग बाहर में सोने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, रोड पे, सड़कों पे, जहां भी प्लेस मिल रहा है वहीं पे जाकर के अभी ठहर रहे हैं। उनके पास उतना ज्यादा अभी रिसोर्सेस एक्सेस नहीं हो पाया, पहुंच नहीं पाया है। और तो जो मोरक्को का जो अर्थक्वेक आया है उसका जो ओरिजिन पॉइंट था वो क्या था, आपको याद रखना होगा, माराकेच। माराकेच एक इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, रबात भी इसका इंपॉर्टेंट शहर है, ये कैपिटल सिटी है मोरक्को का। और यहाँ पे इसका क्या हुआ है, एपिसेंटर। इसको आप यहाँ पर दूसरे इमेज में देख सकते हैं कि ये देखो, ये वाला जो था एपिसेंटर था और यही कारण है कि डिस्ट्रक्शन इधर बहुत ज़्यादा हुआ है। करीब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय तक लगभग 2000 के आसपास में जो है संख्या हो गई है मृतकों की। साथ ही साथ 2500 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। परिस्थिति इतना ख़राब हो गया है, कहा नहीं जा सकता। जब पूरी तरह से वहाँ पर स्थितियाँ प्रतिकूल हो गई हैं और उसके बाद सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। हालांकि प्रॉब्लम ये था कि वो एक ऐसे जोन में था ना जहां पर बहुत कम चांसेस थे आने का। तो आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन प्लेट है ये वाला यहाँ और यूरेशियन प्लेट है यहाँ, इसके जो मेन बाउंड्री लाइन था ना वहाँ स्थित था मोरक्को। अब यही कारण था कि यहाँ बहुत पहले हिट नहीं करता था और ये मेन प्रोन जोन में था नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य था उस तरह का वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। राहत व बचाव कार्य जो था जितना स्तर का होना चाहिए था उतना स्तर का नहीं हो पाया था। रीज़न यही हुआ कि इसका जो डिस्ट्रक्शन है और कह सकते हैं कि इसका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हुआ। आप देख सकते हैं जो मुख्य 7 प्लेटें हैं उसमें से अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों के मेन बाउंड्री लाइन के पास ये बसा हुआ शहर था या कंट्री था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं था, अर्थक्वेक नहीं आता था। यही कारण था कि लोग वहाँ पर NDRF जैसा जो हम लोग का होता है ना उस तरह का स्थिति वहाँ पर वो लोग बना के नहीं रखा था। और यही कारण है कि वहाँ पर जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो यही रीज़न रहा कि वहाँ पर जो जान माल की क्षति है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका जो एक और इमेज होगा, देखिए ये वाला अफ्रीकन प्लेट है ना, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन प्लेट में आता है। और इस अफ्रीकन प्लेट और यहाँ पर है आपका यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे एग्जैक्टली वो लोकेट कर रहा था मोरक्को। और यही रीज़न था कि इस क्षेत्र में बहुत कम संभावना थी और तैयारियां उतनी स्तर की नहीं थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हानि था, क्षति था, वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखिए अप्रॉक्स माना जा रहा है 2122 टोटल डेथ हो चुका है अभी तक। और इंजर्ड जो है 2421, इतना इंजर्ड हो गया। 6.8 मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बता चुके हैं। ये एटलास माउंटेन है वहीं पे मोरक्को में, है ना, उसी रीजन में लाइज करता है। वहां से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक माराकेच शहर है, वहां पर फ्राइडे को आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये वाला जो है यहाँ से आप एक डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं और देखिए माराकेच शहर, और यहाँ पर इसका एपिसेंटर था। अब सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कितना था, ये पूरा एरिया तक इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना एरिया तक इम्पैक्ट था, एपिसेंटर यहाँ पर था।
अब जब ईपी सेंटर था तो यहाँ आसपास के एरिया को कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया होगा, और 6.8 है, इसका मतलब समझ रहे हैं इसका डिस्ट्रक्शन का स्थिति। यहाँ देखिए, ये तो अभी वहाँ के करंट अफेयर की बात। अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं मोरक्को। सबसे पहले समझिए, उत्तरी मोरक्को जो है अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट ओजोरस जिब्राल्टर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बीच सीमा के करीब स्थित है। देखिए एक और चीज है, यहाँ पर ना जिब्राल्टर स्ट्रेट भी है, याद रखिएगा। देखो कहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है ना, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है, ये वाला मेडिटेरेनियन सी। और उसके अलावे फिर इधर से आगे बढ़ने के बाद जब हम अटलांटिक सी में चले जाते हैं तो वहां पर आपको ये वाला मिलता है, ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक का जो बाउंड्री है। और यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन है। इस इमेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ है भारत है ये, इसके अलावा यहाँ से होते हुए रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, लाइज कर रहा था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये स्थित है इसी सीमा पे। अब समझिए कि जो भूकंप होता क्या है, एपिसेंटर होता क्या है उसके बारे में। तो जब धरती के नीचे सतह में चट्टानें आपस में टकराती है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स है अंदर में, और जब टकराएंगी तो टूटेंगी फूटेंगी, और जब टूटेगा तो भूकंप का केंद्र वही कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। अब जब ईपी सेंटर होता है, और इसी जगह को एक हाइपर सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ये धरती के कहाँ होगा, लिथोस्फीयर में एनर्जी के अचानक रिलीज होने की वजह से सेस्मिक वेव उत्पन्न होता है। और जब सेस्मिक वेव उत्पन्न होगा तो क्या होगा, शेक होगा। शेक होना मतलब होता है हिलना। तो धरती क्या होती है, हिलती है। समझ में आया, बहुत मास लेवल पर तब ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, भूकंप के मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट का हिलना होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, इसके अलावा भूमिगत विस्फोट, जैसे मान के चलिए हम लोग परमाणु का जो हम परीक्षण करते हैं जमीन में करते हैं, भूमिगत करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, भूकंप आता है। इसी से प्रेरित भूकंप, मानवीय गतिविधियां, अब अंदर में कुछ ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं डायनामाइट वगैरह लगा करके, तो भी भूकंप क्या हो जाता है, क्रिएट होता है। इसके अलावा भूकंप के कई भूवैज्ञानिक कारक भी हैं, प्राकृतिक घटनाएं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मानव जो एक्टिविटी है, मानव गतिविधियां, ये भी कारण बन सकती है। ऊपर में भी बताए थे 7 कंटिनेंट में 7 प्लेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती है, और ये जब प्लेटें बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है, ठीक है। जॉन मिल्ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉन मिल्ने, इनको आधुनिक भूकंप विज्ञान का बनाने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए जॉन मिल्ने को आधुनिक भूकंप विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। भारत का जो 59% जो भूभाग है ना, वो भूकंप वाला जोन में आता है, ठीक है, भूकंप वाला जोन में आता है। और ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो भूकंप से मुक्त है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप नहीं आती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता अवधि का पता लगाने के लिए क्या होता है, यूज सिस्मोग्राफ का। और सिस्मोग्राफ जो होता है वो क्या करता है, धरती में अगर कुछ हलचल होता है तो इस यंत्र के माध्यम से उस हलचल को ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ पे देखा जाता है, वही ग्राफ को कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। ये एक गणितीय पैमाना होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टर स्केल। एक रिएक्टर स्केल से हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। भूकंप की क्या करते हैं, तरंगों की जो तीव्रता है, वेव का जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। और भूकंप का केंद्र, इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत देश में भूकंप को मापने के लिए मेदवेदेव स्पोनहेवर कार्निक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कब अपनाया गया था, 1964 में, ठीक है। जो मेदवेदेव स्पोनहेवर कार्निक पैमाना है, इसका दूसरा नाम क्या है, MSK या MSK 64। MSK, M से मेदवेदेव, S से स्पोनहेवर और K से कार्निक। और क्योंकि ये 1964 में आया था, अपनाया गया था, इसीलिए MSK 64 भी इसको कहते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के भूकंप
का कारण जो है वो टेक्टोनिक प्लेट का हिलना, भारत में हो या वर्ल्ड में हो कहीं भी। भूकंप का मुख्य कारण ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत विस्फोट और प्रेरित भूकंप। हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं उसके वजह से। खतरे के हिसाब से देश को 4 हिस्सों में बांटा गया है, भूकंप जोन जिसको कहते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे कम खतरा वाला जो है वो जोन 2 है और सबसे ज्यादा खतरा वाला जोन 5 है। और जोन 1 जो है उसमें कौन कौन आता है? जोन 1 में जोन 1 जो है इसमें आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। यहां पर ना जोन 1 में सबसे कम खतरा रहता है, सबसे कम खतरा, ठीक है। और जोन 5 जो है वहां सबसे अधिक खतरा, ठीक है, सबसे अधिक खतरा रहता है। तो आप झारखंड के 2 जिले का नाम बताइए, वो कौन कौन है जो जोन 5 में आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, यहां तक आपको होप सो समझ में आ गया होगा। होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों जिलों को आप कमेंट में करके कमेंट बताइएगा। देखिए इसके अलावा क्या होता है, प्राथमिक तरंग जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। प्राथमिक तरंगें सबसे तेज कार्य करती हैं, ठीक है, सबसे तेज कार्य तरंगें हैं प्राथमिक तरंगें। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एक होता है लव वेव्स, PSL, P वेव्स, S वेव्स और एक होता है लव वेव्स, ठीक है। सबसे खतरनाक ये होता है, याद रखिएगा। इस तरंगे की जो गति है वो दुगनी होती है। ये जो प्राथमिक तरंगे हैं ना, इसका जो वेग है वो सेकेंडरी वेव की तुलना में दुगना होता है प्राइमरी का, ठीक है। और जब भूकंप के दौरान सबसे पहले पहुंचती है कौन सी? प्राइमरी वेव्स। ऑब्वियस है, जब सेकेंडरी से ज्यादा स्पीड है, दुगनी स्पीड है सेकेंडरी से प्राइमरी वेव्स का, तो सबसे पहले जो आएगा धरती पर भूकंप के बाद जो वेव्स आएगी वो प्राइमरी वेव्स आएगी, ठीक है। इसका जो वेग होता है ना वो ध्वनि का जो तरंग है उसके समान होता है, यानी कि जो साउंड वेव्स हैं उसके समान होता है। और ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। आपको पता होना चाहिए 2 तरह की तरंगे होती है, एक को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। इसमें जो कण की गति है तरंग प्रसार की एक ही दिशा में क्या करती है? ट्रैवल करती है या आगे बढ़ती है। और एक और चीज ध्यान में रखना कि जो प्राइमरी वेव्स होता है ना वो तीनों माध्यम में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों माध्यम में क्या करती है? वो ट्रैवल करती है, ठीक है। होप सो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तीव्रता के लिहाज से अब तक का जो सबसे खतरनाक भूकंप था ना वो चिली में आया था 22 मई 1960 को। और इसकी जो रिएक्टर स्केल से सोचिए तीव्रता 9.5 है भाई साहब, 9.5 तीव्रता है इसका रिएक्टर स्केल पे। कितना खतरनाक रहा होगा, ठीक है। तो तीव्रता इसमें वाले इतना जो खतरनाक भूकंप था ये कहाँ आया था? हमारा चिली में, हमारा नहीं, ठीक है। ये दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया। इतना खतरनाक था कि इतने सारे एरिया को वो क्या किया था? तबाह किया था। सोचिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया। ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। अभी ऊपर बता चुके हैं हम 3 प्रकार की। प्राइमरी प्राथमिक होती है, एस सेकेंडरी द्वितीयक होती है और एल लव वेव्स होता है जो सतही तरंगें होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप एक और चीज याद रखिएगा कि 2000 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, यहां तक अप टू डेटेड है, 2023 तक जो इम्पोर्टेंट जो खतरनाक जो कह सकते हैं हमारा अर्थक्वेक आया है, उसका अलग अलग अर्थक्वेक का अलग अलग मैग्नीट्यूड थोड़ा सा आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। सबसे 2001 में आया हुआ था, कहाँ? सदर्न पेरू में अर्थक्वेक आया हुआ था, 8.4 इसका रिएक्टर स्केल पे था, ठीक है। इसके अलावा और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो सबसे खतरनाक आया था वो देखो 9.1 से लेके 9.3। ये कहाँ था? इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आ गया था और उससे सुनामी क्रिएट हो गई थी और वो इंडोनेशिया और इंडियन ओशियन पूरा वहां पर तबाही मचाया था। 9.1
पानी में आया था तो कितना खतरनाक सुनामी आया होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 9.0 से लेकर 9.1 जापान में आया था 2011 में। इसका तो इंसिडेंट आपको पता ही होगा कितना खतरनाक हुआ था, पूरा का पूरा धरती हिल गई थी और अच्छा खासा बर्बादी वहाँ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थे जो 2001 से लेकर के 2023 तक, हालांकि इसमें 7.8 तक दिया हुआ है, जो टर्की में आया था 2023 में फरवरी में ही आया हुआ था। ठीक है, शुरू में टर्की में हिट किया और फिर सीरिया में किया। भारत से इसका क्या गया था, जो मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटीज था वो प्रोवाइड किया गया था। 2023 में फिर उसी अलावे आगे बढ़ेगा तो 6.8 आ जाएगा, और ये कहाँ होगा तो मोरक्को में। ठीक है, अपडेट होगा उस समय, यहाँ कर सकते हैं। मोरक्को में आया है 6.8, और इसके बारे में और डिटेल जो है अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी राहत कार्य चालू है और उसके अलावा अभी भी काम हो रहा है वहाँ पे। इतना ज़्यादा खतरनाक वहाँ सीन क्रिएट हो गया ना कि अभी पूरी तरह से संभाल पाना स्थितियों को मुश्किल हो जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ की सरकार है, वो भारत सरकार है ऐसी अपना एड भेज चुकी है, अपना जो सहायता है वो भेज चुकी है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड के लीडर हैं या वर्ल्ड से उन्होंने डिमांड नहीं किया है, क्योंकि शुरू में जो अभी हाल ही में जो आया हुआ था यहाँ सीरिया वाला में और तुर्की वाला में, ठीक है, वहाँ पर जो भूकंप आया था उसमें ना शुरू में ये लोग खुद से हैंडल कर रहे थे, है ना, शुरू में खुद से हैंडल कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सीरिया का हालत जो है वो ख़राब हो गया और टर्की का भी लगा कि अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। ऐसे सिचुएशन में उसने क्या किया, वर्ल्ड के लीडर को डिमांड किया और ये हेल्प के लिए, और तब वर्ल्ड के अलग अलग देशों से उसका क्या मिला, सहायता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल थोड़ा सा पता होना चाहिए, शायद कहीं आपको एग्जाम में मिल जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम जो भूकंप वाला सेगमेंट है वो आपको वहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेट करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।